प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री आज की समास की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई समास की जो पहली वीडियो जो पहला भाग था, इस पहले भाग के अंदर हमने पढ़ा था समास के भेदों के बारे में। समास की परिभाषा पढ़ी थी एक कहानी के माध्यम से। उसके बाद जो समास के भेद होते हैं उन भेदों के बारे में बताया था। आगे आपका जो बचा हुआ है एक द्वंद्व समास बचा हुआ है और एक उसके बाद अंतिम बचेगा बहुब्रीहि। ये दो समास बचे हैं, ठीक है। इन दोनों समासों के बारे में आज पढ़ेंगे। इसके बाद में एक जो प्रमुख समस्या आती है बहुब्रीहि, द्वंद्व और द्विगु समास, इनमें कुछ समस्या आती है, कुछ समानताएं हैं। उन समानताओं और अंतरों के बारे में आपको बताऊंगा, तो ठीक है, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। पहले हमने पढ़ा था भाई समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद में समास के थे भाग। उन भागों के अंदर ये हमने पढ़ लिए थे लुप्त पद, अलुप्त पद, तत्पुरुष समास के कुल मिला के जितने भेद थे वो सारे के सारे कर लिए। इसके बाद में आज की वीडियो में हमारे पास आएगा द्वंद्व समास किसे कहते हैं। क्या आएगा? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होगी? दोनों पद प्रधान। तो प्रधानता के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। जो पहला समास होता है उसमें पहला पद प्रधान होएगा। दूसरा पद है, दूसरा समास आएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष और तत्पुरुष के जितने भेद हैं उनमें दूसरा पद प्रधान आएगा। तीसरे नंबर पे आता है द्वंद्व। द्वंद्व के अंदर क्या होगा? द्वंद्व होगा, युद्ध होगा। तो वहां पे क्या होगा? दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन सा पद प्रधान हो जाएगा? दोनों पद प्रधान रहेंगे, ठीक है। और जब इनका विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे, विग्रह और समस्त पद, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो विग्रह का मतलब होता है दोनों पदों को अलग अलग करना। तो जब इनको अलग करेंगे तो बीच में और, अथवा, या इस प्रकार के शब्द जुड़ जाते हैं। जैसे उदाहरण क्या लिखा है? माता पिता। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेंगे? माता और पिता, माता या पिता, माता अथवा पिता। तीनों में से कोई भी एक चीज हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अगले नंबर पे आ गया भाई बहन। जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो इसके भी ऊपर वाले की तरह ही बनेंगे। भाई बहन, भाई और बहन, भाई या बहन, इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। आगे है पाप पुण्य। तो पाप पुण्य को जब हम अलग अलग करेंगे तो उसका भी यही बनेगा, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य, पाप अथवा पुण्य, ठीक है। इसी प्रकार से और उदाहरण लिखे, धर्म अधर्म, राम लक्ष्मण, भाई भाई, बहन बहन, इस प्रकार से कोई भी उदाहरण हो सकता है, ठीक है। ये हो गया अपना द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद में अंतिम नंबर पे आता है अपना समास बहुब्रीहि समास। इसके अंदर क्या करना है? पहले में पहला पद प्रधान, दूसरे में दूसरा, तीसरा द्वंद्व में दोनों पद प्रधान। बहुब्रीहि के अंदर क्या होगा? न तो पहला पद प्रधान होगा, ना ही दूसरा पद प्रधान होगा, ना ही दोनों पद प्रधान होंगे। इसके अंदर क्या होगा? कुछ अलग। ऐसा मान के चलो ये बहुब्रीहि जो समास है ये सबसे अलग चलता है, अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। तो ठीक है, सबसे अलग रहेगा तो क्या होगा? कोई अन्य पद प्रधान होगा, इसके अंदर तीसरा पद प्रधान होगा, ठीक है। ये पहला और दूसरा दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं और वही अन्य पद इसके अंदर प्रधान रहेगा। इसके बाद में आता है उसके उदाहरण। बहुब्रीहि समास के उदाहरण लिखे मैंने यहाँ पे। एक तो है 10 आनन। विग्रह क्या बनेगा? 10 है आनन जिसके, ठीक है। ये हो गया इसका विग्रह। और ये रावण, ये रावण क्या हो जाएगा? विशेष पद हो जाएगा। ऐसे हर किसी व्यक्ति के तो 10 आनन, आनन का मतलब होता है सिर। हर किसी आदमी के तो 10 सिर हो नहीं सकते। किसके थे 10 सिर? रावण के थे। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात तो कौन हो गए? विष्णु जी हो गए, ठीक है। चक्रधर, चक्र को धारण करते हैं जो, कौन धारण करते हैं? श्री कृष्ण जी। आगे लिखा हुआ है पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके। अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र या कपड़े। पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात तो कौन हो गया? भगवान श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीलकंठ। तो इस प्रकार से जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे तो वहां पे हमेशा ही कौन सा समास रहेगा? बहुब्रीहि समास रहेगा, ठीक है। इसके बाद में आती है अपनी विशेष चीज। ये विशेष चीज क्या है? समास। और इन दोनों समासों के बीच में 3 समास है। इन तीनों के बीच में जो अंतर है, ये अंतर विशेष चीज है। इस अंतर को अगर आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया तो आपको जीवन में कभी भी समास के बारे में, कम से कम समास के बारे में तो आपको कभी कंफ्यूजन, उलझन नहीं रहेगी। पहले मैं आपको इन दोनों के बीच में अंतर बताता हूं। कर्मधारय और द्विगु में क्या अंतर है? कर्मधारय का जो समस्त पद होगा, जो जुड़ा हुआ पद रहेगा, उनमें दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध रहेगा या फिर उपमान उपमेय का संबंध रहेगा। दोनों में से एक चीज रहेगा, ठीक है।
और जो द्विगु समास होगा उसके अंदर पहला पद प्रधान रहता है। तो आप कहोगे कि सर इसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है, जहां पर विशेषण विशेष्य का संबंध होगा वहां पे कर्मधारय कर देंगे, और जहां पे संख्यावाची पद दिख गया वहां पे हम द्विगु कर देंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है, जो दोनों पद होते हैं उसमें जो पहला पद संख्यावाची भी होता है और उसमें उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध भी हो जाता है। अगर ऐसा कभी हो जाए तो हमें किसको मानने हैं, हम संख्या वाले पद को मानेंगे। अगर ऑप्शन में ये प्रश्न आ जाए, ऑप्शन में कर्मधारय भी दे रखा है और द्विगु भी दे रखा है, तो उसमें हमें क्या करना है, कर्मधारय नहीं करना, द्विगु करना है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है आपके सामने यहाँ पे, दशानन, दशानन 10 सिरों वाला, यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध बन रहा है, आपकी बात सही है, लेकिन पूर्व पद संख्यावाची है। पूर्व माने पहला पद कौन सा है, 10, ये संख्यावाची है। इसके कारण यहाँ पर कौन सा समास बनेगा, द्विगु समास बनेगा, कर्मधारय समास नहीं बनेगा। कर्मधारय समास तब बन सकता है जब ऑप्शन में यहाँ पे द्विगु की बजाय द्वंद्व हो या इसमें अव्ययी भाव समास हो। अगर द्विगु समास ऑप्शन में नहीं हुआ तब आप कर्मधारय समास कर सकते हो। ठीक है, ये बात तब की है जब कर्मधारय और द्विगु दोनों में लड़ाई हो, तब की बात है। ठीक है, दोनों में जो पहले आएगा उसको नहीं मिलेगा। दोनों में से अगर बहुब्रीही होगा, ये सॉरी द्विगु होगा तो द्विगु को पहला मिलेगा, और अगर द्विगु यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ तब यहाँ पे हम कर्मधारय समास बना सकते हैं। आगे इतनी बात समझ में। आगे कर्मधारय और बहुब्रीही, इसके अंदर भी समस्या आती है। कोई उदाहरण ऐसे होते हैं जिसमें कर्मधारय विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध भी होता है और साथ में कोई तीसरा पद भी प्रदान होता है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो वहां पे हम कर्मधारय को नहीं देखेंगे, वहां पे बहुब्रीही को देखा जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति होगी तो बहुब्रीही समास को देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा, क्योंकि कुल 4 समास होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव, दूसरा होता है तत्पुरुष, तीसरा होता है द्वंद्व और चौथा होता है बहुब्रीही। और जो कर्मधारय है ये तत्पुरुष का बेटा है। आगे ना आपके समझ में, कर्मधारय द्विगु ये दोनों के दोनों क्या है, तत्पुरुष के बेटे हैं। तो इस रिश्ते से क्या हो गए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीही, ये भाई है। और भाई का लड़का जब आएगा तो इसको क्या दिखाई देगा, अपना चाचा ताऊ दिखाई देगा। इसलिए ये जो छोटा बच्चा है कर्मधारय है, ये साइड में हट जाएगा और वहां पे कौन सा समास आएगा, बहुब्रीही समास आएगा। इस कहानी को बहुत अच्छी प्रकार से समझना। अगर ऑप्शन में ऐसी स्थिति भी हो सकती है, कर्मधारय भी पड़ा है, द्विगु भी पड़ा है और बहुब्रीही भी पड़ा है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो चाहे संख्यावाची पद हो चाहे कुछ भी हो, वहां पर हम प्रधान मानेंगे बहुब्रीही समास को। आगे समझ में, एक उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण के हिसाब से जल्दी समझ में आ जाएगा। 10 आनन, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 है आनन जिसके या 10 सिरों वाला, यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई विशेष अर्थ भी निकल रहा है। तो जब विशेष अर्थ निकले तो वहां पे बहुब्रीही को ही प्रधान माना जाएगा, ना कि कर्मधारय समास को। ठीक है, ऑप्शन में मान लो यही उदाहरण आ जाए और उसके अंदर कर्मधारय भी दे रखा है, बहुब्रीही भी दे रखा है, तब हम क्या करेंगे, बहुब्रीही को टिक करेंगे, ना कि कर्मधारय को। क्योंकि कर्मधारय प्रमुख समास नहीं है, समास का एक छोटा सा भेद है, और जो बहुब्रीही है ये एक प्रमुख समास है। आगे देखते हैं, लास्ट बचा है अभी आपके सामने। अगर तीनों आ जाए, ऑप्शन में कर्मधारय भी आ जाए, द्विगु भी आ जाए और बहुब्रीही भी आ जाए, अगर ऐसी स्थिति हो तो वहां पे हमें प्राथमिकता किसको देनी है, बहुब्रीही समास को देनी है। ये बात मैंने आपको पिछले पेज पर भी बताई थी। क्योंकि बहुब्रीही समास का प्रमुख भेद है, जबकि कर्मधारय और द्विगु समास के ही उपभेद होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम बहुब्रीही समास को प्रधानता देंगे, कर्मधारय और द्विगु जो है इनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इनको हम इग्नोर कर देंगे। आगे बात समझ में। आगे देखो उदाहरण, 10 आनन, 10 सिरों का समाहार। अब उदाहरण के हिसाब से यहाँ पे द्विगु समास आ रहा है, क्योंकि पहला पद जो है संख्यावाची है। ठीक है, यहाँ पे द्विगु समास बन सकता है, लेकिन यहाँ पर 10 आनन है जिसके या 10 सिरों वाला, इस हिसाब से कर्मधारय भी आ सकता है। और 10 है आनन जिसके यानी कि रावण, विशेष अर्थ भी आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या जाएंगे,
ना तो कर्मधारय के पास जाएंगे ना ही द्विगु के पास जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम सीधे बहुब्रीही के पास जाएंगे, क्योंकि जब बच्चे बोलते हैं तो बच्चों से निर्णय नहीं होता, फैसला करवाने के लिए हमें बड़ों के पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा है यहाँ पे बहुब्रीही, बहुब्रीही के पास जाएंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है 10 है आनन जिसके, इसमें विशेषण विशेष्य का पद है, संबंध है, लेकिन पहला पद संख्यावाची होने के कारण द्विगु समास आ सकता था। अब वही बात ऊपर वाली मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख के बताई है, क्योंकि यहाँ पे कर्मधारय भी आ सकता था, यहाँ पे द्विगु भी आ सकता है, और यहाँ पे अव्ययी भाव भी बहुब्रीही भी आ सकता है। तीनों समास आ सकते हैं, तीनों के अलग अलग। अगर इनको हम अलग अलग करेंगे, विग्रह करने की कोशिश करेंगे तो तीनों के विग्रह से ही बनते हैं। जैसे 10 है आनन जिसके, बहुब्रीही बन गया। 10 सिरों वाला, तो 10 सिरों वाला ये कर्मधारय बन गया। 10 है 10 आननों का समाहार, समाहार या समूह किस में बनता है, द्विगु में बनता है, तो द्विगु समास भी यहाँ पे आ सकता था। ठीक है, तीनों समास यहाँ पे आ सकते थे, लेकिन प्रधानता किसकी आएगी, बहुब्रीही समास की प्रधानता आएगी। तो भाई ये थे आज के समास, और आज के समास के साथ हमने पूरे के पूरे समास जो है इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो के बाद में आप किस विषय के अंदर और वीडियो बनवाना चाहते हो, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप पूछना चाहते हो, हिंदी में और संस्कृत में, कोई भी टॉपिक आपको ना समझ में आता हो, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप पूछना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।